हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी हब। उम्मीद है आप लोग घर पर होंगे और स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम लोग पुनः जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हार्मोन में कौन सा हार्मोन है जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है वेसोप्रेसिन, दूसरा ऑप्शन है थायरोट्रोपिन, तीसरा ऑप्शन है प्रोलैक्टिन और चौथा ऑप्शन है एस्ट्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों के पाए जाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा है अंतरलिंगी, तीसरा है उभयलिंगी और चौथा ऑप्शन है पुजाइंगी या गाइनेंड्रोमार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुजाइंगी या गाइनेंड्रोमार्क। हमारा अगला प्रश्न है, जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एकलिंगी, दूसरा है द्विलिंगी, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक द्विरूपता और चौथा ऑप्शन है उभयलिंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लैंगिक द्विरूपता। हमारा अगला प्रश्न है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है पेरिनियल ग्रंथि, तीसरा है कॉपर ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि जो है प्रोस्टेट ग्रंथि है। हमारा अगला प्रश्न है, रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है पैराथायराइड ग्रंथि, तीसरा है पीयूष ग्रंथि और चौथा ऑप्शन है पीनियल काय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीयूष ग्रंथि। रजो चक्र यानी कि माहवारी जो होती है महिलाओं में का नियमन करने वाली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था कितने दिन की होती है। पहला ऑप्शन है 15 से 20 दिन, दूसरा है 10 से 12 दिन, तीसरा है 5 से 7 दिन और चौथा ऑप्शन है 4 से 6 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 10 से 12 दिन। माहवारी चक्र में पुटिका प्रवस्था 10 से 12 दिन की होती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, दूसरा है एल्डोस्टेरोन, तीसरा ऑप्शन है मेलेटोनिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रोजेस्टेरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्र जनन कितने वर्ष की आयु के पश्चात प्रारंभ होते हैं। पहला ऑप्शन है 15 से 18 वर्ष, दूसरा है 18 से 20 वर्ष, तीसरा है 13 से 15 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 15 से 18 वर्ष। मनुष्य में शुक्र जनन जो है वो 15 से 18 वर्ष की उम्र में शुरुआत हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडावृद्धि करके वयस्क बन जाता है क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्लूटोनाइजिंग, दूसरा है विरेचन कोष, तीसरा है पार्थिनोजेनेसिस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पार्थिनोजेनेसिस। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडावृद्धि करके वयस्क बन जाता है वह जो है पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4। शुक्राणु जनन में स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या 4 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के लिंग को, दूसरा है अमीनो एसिड के प्रकार को, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को और चौथा ऑप्शन है हार्मोन के प्रकार को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, यानी कि भ्रूण में लड़का है या लड़की। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अंकुर, दूसरा है अपरा, तीसरा है जरायु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जरायु। गर्भ की सबसे बाह्यतम झिल्ली को जरायु कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि डैश शामिल हो तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। पहला ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन, दूसरा है बाइनरी विखंडन, तीसरा है वानस्पतिक जनन और चौथा ऑप्शन है अलैंगिक जनन।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी विविधता उत्पन्न हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश होता है। पहला ऑप्शन है प्रजनन में युग्मक पैदा होता है। दूसरा है वंश विविधताओं को दर्शाता है। तीसरा है नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। और चौथा ऑप्शन है युग्मक के केंद्रकों का संलयन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है प्रोस्टेट, दूसरा है वृषण, तीसरा है वॉस डेफरेंस और चौथा ऑप्शन है वीर्य पुटिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वृषण। मनुष्य में प्राथमिक यौन अंग वृषण है। हमारा अगला प्रश्न है सिंगैमी क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है एक अंडे का विखंडन, दूसरा है एक शुक्राणु का विखंडन, तीसरा ऑप्शन है एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन और चौथा ऑप्शन है एक शुक्राणु का एक सिनर्जिड के साथ संयुग्मन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन। हमारा अगला प्रश्न है बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। पहला प्रश्न है गर्भाशय ग्रीवा। पहला ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है योनि और चौथा ऑप्शन है अंडाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गर्भाशय। हमारा अगला प्रश्न है गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है युग्मक, दूसरा है नर युग्मक, तीसरा है मादा युग्मक और चौथा ऑप्शन है आइसोगैमेट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नर युग्मक। गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, दूसरा है वास डेफरेंस, तीसरा है डिम्बवाहिनी और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिम्बवाहिनी। अंडाशय से कोख में डिम्बवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है खंडन, तीसरा है मुकुलन द्वारा और चौथा ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विखंडन। अमीबा में प्रजनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। पहला ऑप्शन है गर्भनाल, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा है सूत्रवाहिनी और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्भनाल। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गर्भनाल, यानी ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला प्रश्न है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, दूसरा ऑप्शन है एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, तीसरा ऑप्शन है माता के रक्त प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण और चौथा ऑप्शन है भ्रूण और इसकी पोषण का विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है तो एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। हमारा अगला प्रश्न है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। पहला ऑप्शन है मूत्राशय, दूसरा है गुर्दे, तीसरा है अंडकोशिका और चौथा ऑप्शन है लिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है तो मूत्राशय। हमारा अगला प्रश्न है उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। पहला ऑप्शन है गर्भाशय, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा ऑप्शन है मूत्रवाहिनी और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय। हमारा अगला प्रश्न है वृषण किस में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। पहला ऑप्शन है मूत्राशय, दूसरा है अंडाशय, तीसरा योनि और चौथा ऑप्शन है अंडकोश की थैली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अंडकोश की थैली। वृषण जो है वह अंडकोश की थैली के उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन अंडाशय, दूसरा है रोगाणु कोशिका, तीसरा है युग्मक और चौथा ऑप्शन है युग्मनज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 युग्मनज। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 युग्मनज।
हमारा अगला प्रश्न है, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय में, दूसरा है गर्भाशय ग्रीवा में, तीसरा है फ्लोपियन ट्यूब में और चौथा ऑप्शन है अंडाशय में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लोपियन ट्यूब में। डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भ निरोधक गोलियों में डैश शामिल होता है? पहला ऑप्शन है केवल प्रोजेस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है केवल एस्ट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण और चौथा ऑप्शन है ना ही प्रोजेस्टेरोन और ना ही एस्ट्रोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा है यौवन और चौथा ऑप्शन है माहवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यौवन। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को यौवन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? पहला ऑप्शन है रजोनिवृत्ति से, दूसरा है किशोरावस्था से, तीसरा है माहवारी से और चौथा ऑप्शन है रजोदर्शन से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रजोदर्शन से। हमारा अगला प्रश्न है, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अंडजनन, दूसरा है रजोदर्शन, तीसरा है कैशोर और चौथा ऑप्शन है ऋतुस्राव। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अंडजनन। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? पहला ऑप्शन है विली, दूसरा है ओविडक्ट, तीसरा है फैलोपियन ट्यूब और चौथा ऑप्शन है प्लेसेंटा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्लेसेंटा। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा है। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्राणु और युग्मक के संयोग को कौन सी प्रक्रिया युग्मनज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है निषेचन, तीसरा है ऊतक संवर्धन और चौथा ऑप्शन है लैंगिक प्रजनन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निषेचन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग को कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निषेचन। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? पहला ऑप्शन है डिम्बवाहिनी, दूसरा है शुक्रवाहिका, तीसरा है मूत्राशय और चौथा ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गर्भाशय ग्रीवा। हमारा अगला प्रश्न है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किस में निर्मित होते हैं? पहला ऑप्शन है कोटर, जिसको हम एंटुम बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन है उल्ब गुहिका, तीसरा ऑप्शन है द्रवपुटिक और चौथा ऑप्शन है परिडिम्ब चक्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोटर या एंटुम। ये थे हमारे 35 जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और प्रतिदिन टॉपिक वाइज इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए हमारे चैनल द स्टडी हब को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।